नमस्ते। आज जानू ज्योतिष में हम आपको बताएंगे जन्म कुंडली के 12वें भाव में सूर्य का प्रभाव, सन इन दी 12th हाउस। आज हम कुंडली के एक बहुत ही गूढ़ और रहस्यमयी भाव पर बात करने वाले हैं। 12वां घर, सूर्य की स्थिति यहाँ कैसी होती है, इस पर गहराई से चर्चा करेंगे। ये भावना जीवन चक्र की समाप्ति, एकांत, मुक्ति, वैराग्य और हाँ, हमारे अवचेतन मन जैसी कई गहरी चीजों से जुड़ा है। वाकई में बड़ा पेचीदा है ये। बिल्कुल। 12वां भाव, जिसे ज्योतिष में हम व्यय भाव भी कहते हैं, मतलब खर्च और हानि का घर या फिर मोक्ष स्थान भी। ये हमारे जीवन के अंतिम पल, विदेश यात्राएं, छिपे हुए दुश्मन, हमारे खर्चे और हाँ, आध्यात्मिक झुकाव, इन सब का प्रतिनिधित्व करता है। और जब ग्रहों के राजा सूर्य, जो हमारी आत्मा, हमारे अधिकार, पिता, आत्मविश्वास, इन सब के कारक होते हैं, वो जब इस 12वें घर में बैठते हैं तो इसके प्रभाव काफी मिले जुले होते हैं और अक्सर बहुत गहरे भी। तो चलिए समझते हैं इसे ठीक से। तो सबसे पहले ये बताइए, 12वें घर में सूर्य हो तो व्यक्ति के मूल स्वभाव पर, उसकी पर्सनालिटी पर क्या असर पड़ता है? क्या ये स्थिति आम तौर पर शुभ मानी जाती है? क्योंकि 12वां घर तो जैसा आपने कहा व्यय भाव है और त्रिक भावों में भी आता है, तो थोड़ा मुश्किल माना जाता है ना? हाँ, आपने सही पकड़ा। ज्योतिष शास्त्र में 12वें भाव में सूर्य का होना सामान्यतः बहुत शुभ नहीं गिना जाता, क्योंकि ये त्रिक भाव है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हमेशा बुराई हो, नहीं। अक्सर देखा गया है कि जिनकी कुंडली में सूर्य 12वें भाव में होता है ना, वे लोग काफी आत्मविश्लेषण करने वाले होते हैं, मतलब इंट्रोस्पेक्टिव, अपने अंदर गहराई में झांकने वाले। अच्छा। उनमें ना आध्यात्मिकता की ओर एक स्वाभाविक रुझान होता है। वो दुनिया की भागदौड़ से थोड़ा हटकर एकांत में अपने विचारों, अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। उनमें एक तरह की गहराई होती है। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है कि आत्मविश्वास और सत्ता का ग्रह सूर्य एकांत और हानि के घर में जाकर व्यक्ति को इतना अंतर्मुखी बना देता है। अच्छा, और फिर आर्थिक और पारिवारिक जीवन, उस पर क्या असर होता है? सूर्य तो प्रतिष्ठा और कमाई से भी जुड़ा है, तो 12वें घर में जाने पर क्या पैसों की चिंता बढ़ जाती है? हाँ, आर्थिक नजरिए से देखें तो ये स्थिति थोड़ी सी चिंताजनक हो सकती है, बिल्कुल। 12वां घर व्यय का है, खर्चों का। तो यहाँ सूर्य के होने से खर्चे बढ़ सकते हैं, खासकर वो खर्चे जिनका कोई हिसाब नहीं होता, फालतू के। पैसा बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इनके लिए। लेकिन अगर सूर्य शुभ स्थिति में हो, मान लीजिए अपनी उच्च राशि मेष में है या मित्र की राशि में है, या उस पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो स्थिति कुछ हद तक संभल सकती है। अच्छा। कहते हैं कि ऐसे में व्यक्ति मध्य आयु के बाद, शायद 24-25 साल की उम्र के बाद, ठीक ठाक पैसा कमा सकता है और पारिवारिक जीवन भी संतुलित रह सकता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बिगड़ ही जाए। और अगर इसी घर में शुक्र और बुध भी सूर्य के साथ हों, जो अक्सर सूर्य के आसपास ही रहते हैं, तो ये तो एक अच्छी युति बन जाती है। ये व्यापार से लाभ और आय के नियमित स्रोत बनाने में मदद कर सकती है। लेकिन अगर सूर्य अशुभ हो, पीड़ित हो, जैसे अपनी नीच राशि तुला में हो, या राहु केतु शनि जैसे पाप ग्रहों के साथ हो, या उनकी दृष्टि में हो, तो फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे में मानसिक समस्याएं जैसे डिप्रेशन या गहरी चिंता, एंग्जाइटी, ये सब अनुभव हो सकता है। मशीनरी से जुड़े कामों में, खासकर लोहे या इलेक्ट्रॉनिक चीजों के काम में, आर्थिक नुकसान की आशंका रहती है। कभी कभी सरकारी मामलों में परेशानी, कोई पेनल्टी या मुकदमेबाजी का सामना भी करना पड़ सकता है। और एक बात और ध्यान देने वाली है, अगर पहले भाव में, मतलब लग्न में, जो खुद का प्रतिनिधित्व करता है, वहां भी कोई पाप ग्रह बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को रात में नींद न आने की समस्या, इंसोम्निया, हो सकती है। मन बहुत बेचैन रह सकता है। समझ गई। अब करियर की बात करते हैं। सूर्य तो करियर, मान सम्मान, पहचान, इन सब का मुख्य कारक है। जब ये 12वें घर जैसे छिपे हुए या हानि वाले भाव में जाता है, तो करियर पर कैसा प्रभाव पड़ता है? क्या कुछ खास क्षेत्र है जहां ऐसे लोग चुनौतियों के बावजूद सफल हो सकते हैं? हाँ, करियर के लिहाज से ये स्थिति मिली-जुली प्रतिक्रिया देती है। सामान्य तौर पर सूर्य का 12वें घर में होना करियर में शुरुआती संघर्ष दे सकता है या आत्मविश्वास में कमी महसूस करा सकता है। व्यक्ति को अपनी पहचान बनाने में या लोगों के सामने आने में थोड़ी झिझक हो सकती है। लेकिन 12वां भाव कुछ खास क्षेत्रों से मजबूती से जुड़ा है, जैसे अस्पताल, आश्रम, एकांत की जगह हैं, विदेश, जेल या गुप्त गतिविधियां। अच्छा। तो इन क्षेत्रों से जुड़े कामों में ये स्थिति सहायक भी हो सकती है, जैसे कि चिकित्सा क्षेत्र, डॉक्टर, नर्स, हीलर, मनोविज्ञान, जेल प्रशासन, जासूसी,
या फिर धर्मार्थ संगठन मतलब चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में सेवा का काम। रसायन शास्त्र जैसे विषय जो गहराई और रिसर्च से जुड़े हैं वो भी इनके लिए ठीक हो सकते हैं। मूल बात यह है कि जो काम पर्दे के पीछे रहकर किए जाते हैं या जिनमें सेवा भाव हो या एकांत शामिल हो, उनमें इनको सफलता मिल सकती है। अच्छा। जीवन के शुरुआती सालों में आत्मविश्वास की कमी हो तो उसके लिए योग और ध्यान का नियमित अभ्यास बहुत मददगार होता है। और हाँ, क्योंकि सूर्य प्रतिष्ठा का नैसर्गिक कारक है, तो चुनौतियों के बावजूद अगर सही दिशा में लगातार मेहनत करें तो कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता भी मिल सकती है, खासकर अगर व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर काम करे या विदेश में। अपने विदेश का जिक्र किया, 12वां घर तो विदेश यात्रा या विदेश में बसने से भी जुड़ा है। जी हाँ, बिल्कुल। सूर्य की ये स्थिति व्यक्ति को अक्सर उसके जन्म स्थान से दूर ले जाती है। विदेश यात्रा के योग बनते हैं और कई बार तो विदेश में स्थायी निवास भी हो जाता है, परमानेंट सेटलमेंट। अच्छा। ये उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जो विदेश जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं। हालांकि जैसा मैंने पहले ही कहा, आर्थिक समृद्धि पाना और पैसा बचाना ये इनके लिए अक्सर एक चुनौती बनी रहती है, चाहे वे कहीं भी रहें। मुख्य रूप से सूर्य की ये स्थिति व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा, पिता से संबंध, संतान पक्ष, काम में उसकी रुचि कैसी है, दूसरों के प्रति उसका व्यवहार कैसा है, और हाँ, उसके चेतन और अवचेतन मन की स्थिति, इन सबको बहुत गहराई से प्रभावित करती है। पिता से संबंध ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि ज्योतिष में सूर्य को पिता का नैसर्गिक कारक माना गया है। तो जब सूर्य 12वें घर में होता है तो पिता के साथ रिश्ते कैसे रहते हैं? ये अक्सर एक संवेदनशील और जटिल विषय बन जाता है। 12वें घर में सूर्य का होना सामान्यतः पिता पुत्र या पिता पुत्री संबंधों के लिए बहुत अनुकूल नहीं माना जाता। रिश्तों में किसी न किसी तरह का तनाव या दूरी या एक तरह का अलगाव ये देखने को मिल सकता है। व्यक्ति को ऐसा महसूस हो सकता है कि उसे पिता का प्यार या उनका मार्गदर्शन उस तरह से नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए था, या पिता के साथ वो गहरा भावनात्मक जुड़ाव बन ही नहीं पाया। व्यक्ति महत्वाकांक्षी तो हो सकता है क्योंकि सूर्य महत्वाकांक्षा देता है, लेकिन उन इच्छाओं को पूरा करने में पिता का सक्रिय सहयोग शायद न मिले, या हो सकता है पिता स्वयं किसी न किसी परेशानी में हो। इसलिए सलाह दी जाती है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए सचेत रूप से कि पिता के साथ संबंध मधुर बने रहें। कई बार ये भी सुनने में आता है कि 12वें घर का सूर्य पिता के साथ किसी असामान्य कष्ट या पीड़ा का संकेत भी दे सकता है। क्या ये सच है? हाँ, ये बात ज्योतिषीय विश्लेषणों और कई लोगों के व्यक्तिगत अनुभवों में सामने आई है। देखिए, सूर्य हमारी पहचान है, हमारा ईगो और पिता का प्रतीक है। जब ये सूर्य 12वें भाव में जाता है, जो एकांत, हानि, रहस्य, कर्मफल और कभी-कभी पीड़ा का भी घर है, तो पिता के संबंध में कुछ खास और अक्सर मुश्किल स्थितियां पैदा हो सकती हैं। इसके कुछ मुख्य पैटर्न देखे गए हैं। जैसे? पहला, पिता से किसी न किसी रूप में अलगाव या दूरी का गहरा एहसास। इसका एक दुखद कारण हो सकता है कम उम्र में पिता की मृत्यु, जिससे बच्चे का पिता से कोई संबंध ही स्थापित नहीं हो पाता। लोग अक्सर कहते हैं, मेरे पिता तब गुजर गए जब मैं बहुत छोटा था, या मैंने अपने पिता को ठीक से जाना ही नहीं। ओह हाँ। दूसरा, हो सकता है पिता को किसी प्रकार की नशे की लत हो, शराब या ड्रग्स। इस वजह से वो भावनात्मक रूप से बच्चे के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते और बच्चा उन्हें हमेशा दूर या कटा हुआ महसूस करता है, भले ही वो शारीरिक रूप से घर में मौजूद हों। तीसरा, जिसे अनुपस्थित पिता या एब्सेंट फादर सिंड्रोम कह सकते हैं। पिता शारीरिक रूप से तो जीवन में हैं, लेकिन बच्चे के साथ उनका कोई वास्तविक भावनात्मक जुड़ाव या संवाद नहीं है। हो सकता है वे काम में बहुत व्यस्त रहते हों, बहुत यात्रा करते हों, या स्वभाव से ही अंतर्मुखी या उदासीन हो। इन सब स्थितियों का व्यक्ति के जीवन पर क्या गहरा असर पड़ता है? ये तो सुनने में ही काफी मुश्किल लग रहा है। निश्चित रूप से ये बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। तीनों ही स्थितियों का परिणाम लगभग एक जैसा होता है। व्यक्ति के मन में जीवन भर पिता की एक कमी सी रहती है, एक खालीपन। इससे गहरा अंदर तक बैठा हुआ अकेलापन, एक डीप सीटेड लोनलीनेस पैदा हो सकता है। व्यक्ति फिर अनजाने में उस पिता वाले स्नेह, सुरक्षा या मार्गदर्शन को बाहरी दुनिया में तलाशता है। दूसरे रिश्तों में देखा गया है कि जिन स्त्रियों की कुंडली में ये योग होता है, वे अक्सर इस कमी को अपने रोमांटिक पार्टनर में भरने की कोशिश करती हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ एक अजीब बात होती है, जब वे किसी पुरुष साथी को अपने जीवन का केंद्र बना लेती हैं, तो अक्सर किसी न किसी कारण से वो रिश्ता टूट जाता है या उसमें बड़ी बाधा आ जाती है।
शायद इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक कारण ये होता है कि ब्रह्मांड चाहता है कि वे बाहरी निर्भरता छोड़कर अपनी आंतरिक शक्ति और उच्च चेतना से जुड़ें। वहीं जिन पुरुषों की कुंडली में ये स्थिति होती है, वे दूसरे पुरुषों के साथ, खासकर सत्ता या अधिकार वाले पुरुषों के साथ थोड़ा असहज महसूस कर सकते हैं। वे शायद पुरुष मित्र बनाने से बचें या उनके साथ गहरे संबंध बनाने में हिचकिचाएं, क्योंकि पिता के साथ स्वस्थ जुड़ाव ना होने के कारण उन्हें पुरुषों के साथ सहज व्यवहार करना ठीक से नहीं आ पाता। क्या इसका कोई गहरा आध्यात्मिक पहलू या सबक भी है, या ये सिर्फ एक दुर्भाग्य है? ज्योतिष और आध्यात्मिक चिंतन में माना जाता है कि ऐसी कठिन परिस्थितियां बिना कारण नहीं होती। इनके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक उद्देश्य छिपा हो सकता है। माना जाता है कि ये सब इसलिए होता है ताकि व्यक्ति अपने सच्चे शाश्वत पिता यानी ईश्वर, ब्रह्मांडीय ऊर्जा या अपने हायर सेल्फ उसकी तलाश करे। अच्छा। इस स्थिति से पीड़ा जरूर मिलती है, लेकिन यही पीड़ा व्यक्ति को आध्यात्मिक विकास की ओर धकेलती है। व्यक्ति को उस प्रेम, उस स्वीकृति और सुरक्षा की तलाश करनी पड़ती है जो किसी भौतिक रिश्ते या सांसारिक उपलब्धि से नहीं मिल सकती। जब व्यक्ति इस तलाश में दूसरों की निस्वार्थ सेवा में लगता है, ध्यान, योग या किसी और आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है और उस परम चेतना से जुड़ने का प्रयास करता है, तब उसे पहली बार उस बिना शर्त वाले प्रेम, उस अनकंडीशनल लव और पूर्ण स्वीकृति का अनुभव होता है, जो शायद उसे किसी इंसान से कभी नहीं मिला। यही इस स्थिति का छुपा हुआ सबक या उद्देश्य माना जाता है। कहते हैं कि जब व्यक्ति ये सबक सीख लेता है, तभी उसे शायद किसी भौतिक व्यक्ति के साथ भी वो गहरा, स्वस्थ और स्थायी संबंध मिल पाता है जिसकी उसे तलाश थी। तो जो पीड़ा, अकेलापन या अवसाद शुरू में महसूस होता है, वो अंततः व्यक्ति को उसके असली उद्देश्य, परमात्मा और समस्त सृष्टि के साथ एकत्व, वननेस का अनुभव करने की ओर ले जाता है। तब पिता से संबंधित कठिन परिस्थितियां अभिशाप न रहकर आध्यात्मिक जागृति का एक शक्तिशाली साधन, एक कैटलिस्ट बन जाती हैं। ये वाकई एक बहुत गहरा और बिल्कुल अलग नजरिया है इस स्थिति को देखने का। चलिए अब थोड़ा सकारात्मक पहलुओं पर भी बात करते हैं। इतनी चुनौतियों के बीच क्या 12वें घर में सूर्य के कुछ अच्छे प्रभाव भी होते हैं? हाँ, निश्चित रूप से। हर स्थिति के दो पहलू होते हैं। सकारात्मक पक्ष यह है कि जैसा हमने शुरू में कहा, ऐसे व्यक्तियों का आध्यात्मिकता में गहरा और स्वाभाविक रुझान होता है। उनमें अपने सिद्धांतों और प्रयासों के प्रति गजब की दृढ़ता होती है, परसिवियरेंस। हाँ। अगर वे किसी बात को सही मानते हैं या कुछ करने की ठान लेते हैं तो आसानी से हार नहीं मानते, भले ही कितनी भी बाधाएं आएं। ये भी देखा गया है कि वे अनजाने में अपने पिछले जन्मों के कुछ लक्षण या प्रतिभाएं दर्शा सकते हैं, क्योंकि 12वां घर पूर्व जन्म और कर्मों से भी जुड़ा है। एक और महत्वपूर्ण सकारात्मक गुण है उनमें बीमार, पीड़ित, जरूरतमंद या मानसिक रूप से परेशान लोगों के प्रति गहरी करुणा और उदारता देखी जाती है। वो दूसरों के दर्द को आसानी से महसूस कर सकते हैं और उनकी मदद करने के लिए प्रेरित होते हैं। शायद अवचेतन रूप से वे महसूस करते हैं कि दूसरों की सेवा करने से उनके अपने कर्मों का बोझ हल्का होता है। कुछ ज्योतिषीय विवरणों में ये भी कहा गया है कि सूर्य की यह स्थिति व्यक्ति में एकाकी गुणों मतलब सॉलिटरी ट्रेट्स पर जोर देती है। इसका क्या मतलब है? हाँ, इसका मतलब है कि ऐसे लोग अक्सर अकेले रहना या अकेले काम करना पसंद करते हैं। उन्हें भीड़-भाड़ या बाहरी दुनिया की चकाचौंध से ज्यादा अपने आंतरिक जगत में रहना सुकून देता है। वे अनुशासन को महत्व देते हैं और अपने बनाए हुए नियमों या सिद्धांतों का सख्ती से पालन करते हैं। उन्हें अपनी एक निजी दुनिया, अपने आदर्श प्यारे होते हैं। हालांकि वे खुद को सुर्खियों में लाने से बचते हैं, लेकिन जब उनके काम की, उनकी निष्ठा की या उनके सिद्धांतों की प्रशंसा होती है, खासकर किसी अधिकारी या सम्मानित व्यक्ति द्वारा, तो उन्हें गहरी संतुष्टि मिलती है। शायद इसलिए क्योंकि सूर्य मूल रूप से पहचान और सम्मान चाहता है और 12वें घर में ये पहचान छिपे हुए या सेवा के कार्यों से मिलती है। समझ गई। अब थोड़ा विस्तार से नकारात्मक प्रभावों पर आते हैं, क्योंकि अक्सर इस स्थिति से जुड़ी चिंताएं ज्यादा सुनने को मिलती हैं। स्वभाव में और क्या दिक्कतें आ सकती हैं? 12वें घर का सूर्य व्यक्ति को कभी-कभी थोड़ा संकी मतलब एसेंट्रिक या कहें कि दूसरों से अलग सोचने वाला बना सकता है। वे दुनिया को अपनी अलग नज़र से देखते हैं। कभी-कभी वे आत्मकेंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड भी हो सकते हैं, अपनी ही दुनिया में खोए रहने वाले। उनके अंदर ना अक्सर एक अजीब सा संघर्ष चलता रहता है। एक तरफ उनका मन करता है कि सब कुछ छोड़कर, दुनिया से विरक्त होकर एकांत में कहीं चले जाएं, किसी आध्यात्मिक खोज में लग जाएं। तो दूसरी तरफ घर, परिवार, समाज और रिश्तों का मोह या जिम्मेदारियां
उन्हें भौतिक दुनिया से पूरी तरह कटने नहीं देती। ये आंतरिक खींचतान, ये दुविधा उन्हें काफी परेशान कर सकती है और वे अक्सर ये तय नहीं कर पाती कि जीवन में असल में क्या चाहते हैं। और जैसा आपने पहले संकेत दिया था, अगर सूर्य कुंडली में पीड़ित हो, यानी अशुभ ग्रहों के साथ हो या कमजोर हो, तो क्या गंभीर समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं? हाँ, अगर सूर्य 12वें भाव में पीड़ित हो तो निश्चित रूप से परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसके कारण गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जिनकी वजह से बार-बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है। नींद की गंभीर समस्या, इंसोम्निया हो सकती है। नशे की लत लगने का खतरा रहता है। ओह, व्यक्ति अत्यधिक शक्की या अविश्वासी बन सकता है। दूसरों पर और कभी-कभी खुद पर भी भरोसा करने में कठिनाई महसूस कर सकता है। गहरी हीन भावना, इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स विकसित हो सकती है। कुछ गंभीर मामलों में यदि कुंडली में अन्य योग भी साथ दे रहे हों, तो जेल यात्रा या किसी प्रकार के बंधन का योग भी बन सकता है। अपने प्रियजनों से बिछो या उन्हें किसी प्रकार का नुकसान होने जैसी दुखद घटनाएं भी संभव हैं। संतान पक्ष के बारे में भी आपने कुछ चुनौतियों का जिक्र किया था। हाँ, 12वें भाव में सूर्य होने पर संतान प्राप्ति में अक्सर देरी या कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि संतान होती ही नहीं, लेकिन इसके लिए काफी प्रयास करना पड़ सकता है या आजकल जैसे मेडिकल हेल्प लेनी पड़ सकती है। संतान होने के बाद भी उनसे संबंधित कुछ चिंताएं बनी रह सकती हैं। और रिश्तों, खासकर प्रेम संबंधों में कठिनाइयों की बात तो बहुत आम है इस योग के साथ। लोग अक्सर अपने अनुभव बताते हैं कि उन्हें रिश्ते निभाने में बहुत दिक्कत आती है। बिल्कुल, ये एक बहुत सामान्य अनुभव है जो इस योग वाले व्यक्ति महसूस करते हैं। 12वें भाव में ग्रहों का होना, विशेषकर सूर्य या शुक्र जैसे ग्रहों का, व्यक्ति के अंदर रिश्तों में एक बहुत गहरे आत्मिक जुड़ाव, मतलब एक डीप कनेक्शन की तीव्र इच्छा पैदा करता है। ये लोग ऊपरी या सतही रिश्तों से बिल्कुल संतुष्ट नहीं होते। उनके लिए रिश्ता सिर्फ मिलना जुलना या साथ समय बिताना नहीं है, बल्कि आत्मा का आत्मा से जुड़ाव है। अगर उन्हें किसी के साथ वो गहरा भावनात्मक, मानसिक या आध्यात्मिक तालमेल महसूस न हो, तो वे उस रिश्ते में आगे बढ़ने से कतराते हैं, चाहे बाहरी तौर पर सब कुछ ठीक क्यों ना लगे। वे इस मामले में काफी जिद्दी, स्टबर्न हो सकते हैं और किसी अधूरे रिश्ते में समझौता करने के बजाय अकेले रहना पसंद करते हैं। तो क्या इस वजह से गंभीर और स्थायी रिश्ते बनाने में वाकई दिक्कत आती है? क्या लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं? हाँ, कई बार ऐसा होता है। कुछ लोग बताते हैं कि उन्हें जीवन में कभी कोई सच्चा गहरा रिश्ता मिला ही नहीं, या जब मिला तो अनुभव बहुत दर्दनाक रहा, दिल टूट गया। वे रिश्तों को लेकर बहुत आदर्शवादी, आइडियलिस्टिक हो सकते हैं। उनके मन में प्यार और जीवन साथी की एक बहुत ऊंची, लगभग अवास्तविक छवि होती है। साथ ही वे अपनी राय और सिद्धांतों पर काफी अड़े रहने वाले, ओपिनियनेटेड भी हो सकते हैं। इस वजह से किसी के साथ शुरुआती तालमेल बिठाना या डेटिंग करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। उनकी कल्पनाओं की दुनिया इतनी रंगीन होती है कि वास्तविकता अक्सर फीकी और निराशाजनक लगती है। अच्छा। एक और पैटर्न जो देखा जाता है वो ये है कि वे अनजाने में खुद को हीलर या उद्धारक की भूमिका में पाते हैं। वे दूसरों की भावनात्मक समस्याओं को सुलझाने, उन्हें सहारा देने में अपनी बहुत सारी ऊर्जा लगा देते हैं, जबकि उन्हें खुद अंदर से सहारे और मरहम की जरूरत होती है। समय के साथ और अनुभवों से सीखकर वे इस बात को लेकर बहुत चयनात्मक, मतलब पिकी हो जाते हैं कि अपनी कीमती भावनात्मक ऊर्जा किसे दें और किसे नहीं। कुछ लोगों को रिश्तों में बार बार इस्तेमाल होने, धोखा मिलने या चोट पहुंचने के बुरे अनुभव भी होते हैं, जिससे उनका भरोसा और कम हो जाता है और वे और भी ज्यादा एकांत प्रिय हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसा भी महसूस करते हैं कि जैसे वे इस दुनिया के लिए बने ही नहीं हैं, समाज से कटे हुए हैं, उन्हें अजीब या अलग समझा जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग पहले उनके विचारों या जीवन शैली को अस्वीकार करते हैं और फिर बाद में उन्हीं की नकल करने लगते हैं। पृथ्वी पर एक तरह की बेचैनी या असहजता महसूस करना, जैसे वे कहीं और के हैं और यहाँ गलती से आ गए हैं। किसी अनजाने घर की याद आना, होम सिक फॉर अ प्लेस आई हैव नेवर नोन, गहरे अकेलेपन और अद्भुत शांति के बीच लगातार झूलते रहना, ये सब भावनाएं भी इस स्थिति से जुड़ी हो सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। पुरुषों के लिए यह स्थिति कभी-कभी आत्मसम्मान के लिए और भी कठिन हो सकती है, क्योंकि सूर्य पुरुषत्व और बाहरी पहचान का प्रतीक है, और 12वें घर में इसके कमजोर या पीड़ित होने पर वे महसूस कर सकते हैं कि जैसे वे दूसरों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, लगभग अदृश्य हैं, इनविजिबल, उन पर कोई ध्यान ही नहीं देता। हाँ, ये भी एक पहलू है। और हाँ, आर्थिक पहलू पर वापस आएं तो जैसा पहले कहा, 12वें घर का सूर्य अनावश्यक खर्चों, धन की हानि,
अलगाव की भावना और आर्थिक अस्थिरता की तरफ भी इशारा करता है। व्यक्ति चाहकर भी पैसा बचाने में संघर्ष कर सकता है या पैसा गलत जगह लग सकता है। इतनी सारी संभावित चुनौतियों और नकारात्मक प्रभावों को देखते हुए क्या ज्योतिष में इनसे राहत पाने या इनके प्रभाव को कम करने के लिए कुछ उपाय भी बताए गए हैं? हाँ, बिल्कुल। ज्योतिष केवल समस्याएं नहीं बताता, समाधान भी सुझाता है। 12वें घर में स्थित सूर्य के दुष्प्रभावों को कम करने और उसके सकारात्मक पहलुओं को बल देने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। देखिए, चूंकि सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो नियमित रूप से उदय और अस्त होता है, उसकी नियमित पूजा अर्चना और उससे जुड़े सकारात्मक कर्मों से प्रतिकूल प्रभावों को काफी हद तक शांत किया जा सकता है। कुछ प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं। जी। सबसे सरल और प्रभावी उपायों में से एक है रोजाना सूर्योदय के समय तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करना, जिसे सूर्य अर्घ्य देना कहते हैं। साथ ही नियमित रूप से गायत्री मंत्र या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बहुत लाभकारी होता है। श्रद्धा से कोई एक भी कर सकते हैं। अच्छा। फिर सम्मान का भाव, पिता तुल्य लोग, अपने बॉस या अधिकारी और सभी बुजुर्गों का दिल से सम्मान करें। उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश करें। सूर्य पिता और अधिकार का कारक है, इनका सम्मान करने से सूर्य मजबूत होता है। ये जरूरी है। आहार और जीवन शैली में भी ध्यान रख सकते हैं। अगर स्वास्थ्य ठीक है तो रविवार को नमक न खाएं या कम खाएं। घर की पूर्व दिशा, जो सूर्य की दिशा है, उसे हमेशा साफ सुथरा, खुला और रोशनी वाला रखें। वहां गंदगी या भारी सामान न रखें। और हाँ, नियमित रूप से सूर्य नमस्कार योगासन करना भी सूर्य की ऊर्जा को संतुलित करता है। और मानसिक स्तर पर? हाँ, सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है अहंकार से बचना। विनम्रता विकसित करने का प्रयास करें, धार्मिक बनें और सच्चाई के रास्ते पर चलें। झूठ और धोखे से बचें और अपने दुश्मनों या आपको कष्ट पहुंचाने वालों के प्रति भी मन में क्षमा का भाव रखने की कोशिश करें, क्योंकि 12वां घर मोक्ष का भी है और क्षमा मोक्ष की ओर एक कदम है। दान के बारे में? हाँ, दान भी एक उपाय है। रविवार के दिन या नियमित रूप से अपनी श्रद्धानुसार गेहूं, गुड़, तांबा या केसर जैसी सूर्य से जुड़ी चीजों का दान जरूरतमंदों को करना भी शुभ फल देता है। बहुत खूब। तो संक्षेप में कहें तो 12वें घर में सूर्य एक बहुत ही जटिल और कई परतों वाली स्थिति है। यह निश्चित रूप से जीवन में पिता से संबंध, रिश्ते, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति से जुड़ी कुछ गंभीर चुनौतियां ला सकती है। बिल्कुल, ये जीवन यात्रा को कुछ कठिन बना सकता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इसी स्थिति में गहरी आध्यात्मिकता, असाधारण करुणा, दृढ़ इच्छा शक्ति और कुछ अद्वितीय मानसिक या आत्मिक शक्तियों की विशाल संभावना भी छिपी हुई है। ये एक ऐसी ज्योतिषीय स्थिति है जो व्यक्ति को अपने ही मन की गहराइयों में उतरने, एकांत के वास्तविक अर्थ को समझने और कर्म तथा मोक्ष के गूढ़ पाठों को सीखने का अवसर देती है। अगर व्यक्ति इन चुनौतियों को नकारात्मक रूप से लेने के बजाय उन्हें आत्मविकास और आध्यात्मिक उन्नति के अवसर के रूप में देखे और सही दिशा में प्रयास करे, तो यही स्थिति उसे न केवल आंतरिक शांति दिला सकती है, बल्कि सेवा, त्याग या किसी अद्वितीय रचनात्मक योगदान के माध्यम से समाज में गहरा और स्थायी सम्मान भी दिला सकती है। और अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार, जिस पर वे इस चर्चा के बाद मनन कर सकें। विचारणीय प्रश्न ये है कि 12वें घर के सूर्य से जुड़े एकांत, आत्ममंथन और दुनिया से थोड़ा अलग थलग महसूस करने की भावना का विरोध करने या उससे भागने के बजाय अगर उसे पूरी तरह से स्वीकार कर लिया जाए, उसे अपनाया जाए, तो कौन सी अनदेखी आंतरिक शक्तियां जागृत हो सकती हैं? संतुष्टि और सार्थकता के कौन से नए मार्ग खुल सकते हैं जो शायद पारंपरिक सांसारिक सफलता की दौड़-धूप से बिल्कुल अलग हों? और क्या पिता से जुड़े कष्ट या रिश्तों में मिलने वाली पीड़ा वास्तव में हमारी गहरी आंतरिक शक्ति को जगाने और हमें स्वयं से भी बड़ी किसी सत्ता, चाहे वो ईश्वर हो, मानवता की सेवा हो या हमारा अपना उच्चतम आध्यात्मिक स्वरूप हो, उससे जुड़ने का एक शक्तिशाली माध्यम, एक कैटलिस्ट बन सकती है? ये सोचने वाली बात है। ओके, हमें उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।